नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज सुबह 10 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। बैठक के बाद फिल्म द केरला स्टोरी की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सुबह 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। योगी कैबिनेट में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना। सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज द फिल्म केरला स्टोरी भी देखेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की आज सुबह 10 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। मंजूरी भी मिलेगी मंथन के बाद। बैठक के बाद फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी और पूरे मंत्रिमंडल के साथ 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है, जब पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ द केरला स्टोरी देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खाली हुई 2 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ तैयारियां भी तेज हो गई है। तो विधान परिषद में 2 सदस्यों के लिए 11 मई से चुनाव। सिक्किम के गवर्नर बनाए गए लक्ष्मणाचार्य के इस्तीफे से रिक्त हुई है सीट, जहां बनवारी लाल की मौत के बाद रिक्त हुई है सीटों पर चुनाव होगा। एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 18 मई होगी। नामांकन के नाम वापसी 22 मई तक और 29 मई को विधान परिषद के 2 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। तो एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 18 मई, नामांकन के नाम वापसी 22 मई तक, 29 मई को विधान परिषद के 2 सदस्यों के लिए होगा चुनाव। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां युवती के साथ पहले लूट और उसके बाद दुष्कर्म का प्रयास का यह मामला। चाकू की नोक पर दोस्त संग मिलकर युवती से रेप का प्रयास। आरोपियों पर चेन और झुमकी लूटने का भी आरोप। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। युवती का आरोपी कई दिनों से पीछा कर रहा था। इंदिरा नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ा ये पूरा मामला लखनऊ से, जहां चाकू की नोक पर दोस्त संग मिलकर युवती से रेप का प्रयास किया। आरोपियों पर चेन और झुमकी लूटने का भी आरोप लग रहा है और इसी के साथ साथ पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। युवती का आरोप कई दिनों से आरोपी जो है पीछा भी कर रहा था और युवती का यह आरोप है कि उसके साथ लूट भी हुई है। लखनऊ से अब खबर, मोहनलालगंज में बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को टक्कर मारी है। घटना के बाद मौके से फरार हुआ है कार ड्राइवर। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएचसी में सभी घायलों का इलाज जारी है। तो तेज रफ्तार कार ने 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएचसी में सभी घायलों का इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मोहनलालगंज के गौरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ से अगली खबर, जहां चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजधानी में चेन स्नैचरों का आतंक है। लगातार सामने आ रही है चेन स्नैचिंग की वारदातें। बाइक सवार लुटेरे ने 1 घंटे में 3 महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। बिना नंबर की बाइक से वारदात को अंजाम देते हैं लुटेरे। कई थाना क्षेत्रों में बाइक सवार लुटेरे दे चुके हैं घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ से ये खबर, राजधानी में चेन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में चेन स्नैचरों का आतंक, जहां लगातार सामने आ रही चेन स्नैचिंग की वारदातें।
देवरिया से अब खबर हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां अवैध असलाहा से हर्ष फायरिंग की गई है, जहां भोजपुरी गानों पर फायरिंग करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। शादी समारोह कार्यक्रम में असलाहा लहराते हुए फायरिंग की गई। देवरिया के तरकुलवा थाने के सोनहोला रामनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देवरिया से एक खबर है, अवैध असलाहों से हर्ष फायरिंग, भोजपुरी गानों पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह कार्यक्रम में असलाहा लहराते हुए फायरिंग। देवरिया के तरकुलवा थाना के सोनहोला रामनगर का पूरा मामला। अरे बोला ये जहाज बुकिंग काल होगी। अमरोहा से अब खबर, जहां गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है खाना बनाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। तो अमरोहा से एक खबर, गैस सिलेंडर लीकेज होने से हादसा। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ गई और मकान की छत गिरने से करीब चार लोग घायल हो गए। सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया है। धनौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला महादेव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को हो चुका है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के पास एक शिकायत कांग्रेस की पहुंची थी। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस के जो दावे थे उसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि कर्नाटक में मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीनें पहले दक्षिण अफ्रीका में लगाई गई थी। कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस अपने उन सूत्रों का भी सार्वजनिक रूप से खुलासा करे जो इस तरीके की गलत जानकारी फैलाते हैं। तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद प्रशासन हरकत में है और बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 99 अफसरों के तबादले किए गए हैं। डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल के आदेश पर तबादले किए गए हैं। करीब 99 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़े स्तर पर तिहाड़ जेल में डीजी ने तबादलों के आदेश दिए हैं। तो दिल्ली से ये खबर, टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड के बाद प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। करीब 99 अफसरों के तबादले किए गए हैं। डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल के आदेश पर तबादले किए गए हैं। बड़े स्तर पर तिहाड़ जेल में डीजी ने तबादलों के आदेश दिए। दिल्ली से अब खबर, जहां राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज आबकारी नीति मामले में सुनवाई होगी। व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई का दिन। तो आबकारी नीति मामले में सुनवाई, व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की जमानत अर्जी पर सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। राउस रेवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मामले में सुनवाई का दिन और व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की जमानत अर्जी पर सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। लखनऊ से अब खबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटें खाली हुई हैं। उसको लेकर चुनाव घोषित किया गया है। विधान परिषद में 2 सदस्यों के लिए 11 मई से चुनाव। सिक्किम के गवर्नर बनाए गए लक्ष्मणाचार्य के इस्तीफे से रिक्त हुई है सीट। बनवारी लाल की मौत के बाद रिक्त हुई सीटों पर होगा चुनाव। एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 18 मई। नामांकन के नाम वापसी 22 मई तक। 29 मई को विधान परिषद के
2 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। राजस्थान की राजनीति में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। सचिन पायलट, जो कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, मोर्चा खोला हुआ है, जहां कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कई बातों को लेकर। जहां पायलट पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसकी शुरुआत उन्होंने अजमेर से की है। इस दौरान प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं ले रहा हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई समस्या नहीं है, मैं मुद्दों पर लड़ रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे आरोपियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ मुद्दों पर लड़े जिसके बाद हम सत्ता में आए। यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के उन मुद्दों की जांच की जाए। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने अपने उत्तराधिकारी चुनने की घोषणा की है। ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम करने का ऐलान करा है। मस्क ने ये संकेत भी दिए हैं कि ट्विटर की नए सीईओ एक महिला होगी। तो एलन मस्क अपने पद से इस्तीफा देंगे और इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम करने का ऐलान किया है। मस्क ने संकेत दिए हैं कि ट्विटर की नई सीईओ एक महिला होगी। पर्वतारोही अनुराग मालू को दिल्ली लाया जा रहा है, जो कि नीचे गिरने की वजह से लापता थे। अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां उनको ढूंढ निकाला है। नेपाल में अन्नपूर्णा पूर्व शिखर की गहरी दरार से बचाए गए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू को हवाई मार्ग से नई दिल्ली लाया जा रहा है, ले जाया गया है, जहां पर्वतारोहण अभियान का आयोजन करने वाली संस्था सेवन समिट ट्रैक के कर्मचारी थानेश्वर गुरगैन ने कहा है कि उन्हें एक एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली के एम्स लाया गया है। राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुराग अप्रैल के मध्य में कैंप 3 से उतरते समय लगभग 6000 मीटर से गिर जाने के बाद लापता हो गए थे। बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सुबह सुबह कांप उठी अमेरिका की धरती। अर्थक्वेक की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में 5.5 की तीव्रता से भूकंप आया है। कैलिफोर्निया में आया है जोरदार भूकंप। अभी तक भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह सुबह अमेरिका की धरती कांप उठी है। कैलिफोर्निया में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5.5 मापी गई है। अभी तक भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो कैलिफोर्निया में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5.5 मापी गई है। तो अभी तक भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, जो कि राहत की बात है। लेकिन तेज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के कैलिफोर्निया में, और सुबह सुबह ये भूकंप आया है। बड़ी खबर आपको बता दें अमेरिका से, ये बड़ी खबर, जहां अमेरिका के कैलिफोर्निया में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5.5 मापी गई है।
दिल्ली का बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले के अनुरूप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो कद है वो और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसी के साथ उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का असली बॉस कौन? दिल्ली की सियासत पर सुप्रीम फैसला और पावरफुल हुए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी चूहे बिल्ली के खेल पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को खुलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही थी। आइए समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार मिले। कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान के लिए जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग कैडर हो। ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो केंद्र के अधीन है। 2007 से अब तक सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ है। हालांकि केंद्र की इस दलील से उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली राज्य अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। आपको बता दें, ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। 6 मई 2022 को ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी कि दिल्ली और केंद्र के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथों में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसमें दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर दोनों जजों का मत अलग अलग था। लिहाजा इस मामले में फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने की केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल के अधिकार तो बढ़ गए हैं, मगर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के बाद दिल्ली सरकार के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
निकाय के रण में दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। अब 13 मई का इंतजार किया जा रहा है, नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खत्म हुआ निकाय का रण, अब नतीजे का इंतजार। 13 मई को डूबेगी किसकी नैया, किसका होगा बेड़ा पार। निकाय चुनाव का रण खत्म हो गया है। प्रदेश के शहरी मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम और मतपेटिकाओं में कैद कर दिया है। अब बारी है 13 मई को आने वाले नतीजों की। इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव में किस पर भरोसा जताया है और किसे सबक सिखाया है। निकाय के रण में वैसे तो बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी कई जगहों पर मजबूती से अपना दमखम दिखा रही है। 2017 में अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम में बसपा ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद, अयोध्या, बरेली और कानपुर में भाजपा का परचम फहरा था। इन चुनावों में सपा के हाथ खाली रहे थे। बीएसपी ने इस बार कुल 11 मुस्लिम चेहरे मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारे हैं, जिनमें दूसरे चरण की 7 नगर निगम सीटों में से 5 मुस्लिम प्रत्याशी मोर्चे पर डटे हैं। जाहिर है बीएसपी का मुस्लिम दांव अगर कारगर साबित होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, पर ऐसे में बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। दूसरे चरण की जिन 7 नगर निगम सीटों पर मतदान हुआ, उनमें अलीगढ़ में बीजेपी ने प्रशांत सिंघल पर दांव खेला है, तो सपा से जमीरुल्लाह और बीएसपी से सलमान शाहिद प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ सीट पर बीजेपी 4 बार काबिज रह चुकी है, लेकिन 2017 में बीएसपी ने खेल पलट दिया था। इस दफे बीजेपी दोबारा वापसी के लिए बेचैन है। बीजेपी ने अलीगढ़ में 18 पार्षद प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी में है बीजेपी। लब्बे-लुबा मतलब ये कि अलीगढ़ नगर निगम पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बने हुए हैं। वहीं बात अगर बरेली नगर निगम की करें तो यहाँ बीजेपी और सपा समर्थित प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी ने मेयर पद के लिए उमेश गौतम को उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर से देखने को मिल रहा है। 2 बार के मेयर रहे डॉक्टर तोमर को सपा ने आखिरी वक्त में समर्थन दिया। 2017 के चुनाव में उमेश गौतम ने सपा प्रत्याशी रहे तोमर को कड़े मुकाबले में हराया था। बीजेपी को 1,39,127 वोट मिले थे, जबकि सपा के तोमर को 1,23,211 वोट मिले थे। यानी इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। हालांकि बीएसपी प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी भी अपनी अपनी बिरादरी के वोटों के सहारे टक्कर देने की कोशिश में हैं। बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। ये और बात है कि इस बार के नगर निगम चुनाव में जिस कदर पार्टी ने बगावत झेली है वो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। दिग्गज नेताओं के टकराव में बीजेपी का माहौल थोड़ा बिगड़ा जरूर है, लेकिन इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा इसके लिए 13 मई का इंतजार करना होगा। गाजियाबाद में बीजेपी ने सुनीता दयाल को उतारा है, तो सपा गठबंधन से पूनम यादव, कांग्रेस ने पुष्पा रावत और बीएसपी ने निसार खान को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अगर बीएसपी के निसार खान मुस्लिम वोटों में अच्छी सेंधमारी कर देते हैं तो बीजेपी को एक बार फिर गाजियाबाद नगर निगम पर काबिज होने का मौका मिल जाता है। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां मतदान के बाद बने माहौल में मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच दिख रहा है। प्रदेश के 3 मंत्रियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट पर बीजेपी और सपा दोनों ही ध्रुवीकरण के सहारे शहमात के खेल को खेल रही हैं। बीजेपी ने सपा की घोषित महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को नामांकन के एक दिन पहले अपने खेमे में शामिल कर लिया और उन्हें महापौर का टिकट दे दिया। आनन फानन में सपा को माला राठौर को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा। यहाँ करीब 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसको देखते हुए बीएसपी ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकहत इकबाल को टिकट दिया है। यानी शाहजहांपुर में अगर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का दांव कारगर रहा तो बीजेपी और सपा के बीच
सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात कानपुर की करें तो यहाँ पर मुकाबले में पहली बार कांग्रेस भी दिख रही है। कानपुर में बीजेपी सपा की लड़ाई में कांग्रेस त्रिकोणी बनाने में जुटी है। बीजेपी ने निवर्तमान महापौर प्रमिला पांडे पर भरोसा जताया, तो सपा ने विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को उतारा है। कांग्रेस ने आशनी विकास अवस्थी को मैदान में उतारा है। ब्राह्मण बहुल कानपुर सीट पर तीनों प्रमुख दलों ने ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। सपा को मुस्लिम वोट बैंक से सरप्लस वोट मिलने का भरोसा है, तो बीजेपी को राजपूत और ओबीसी वर्ग के कोटे के सहारे आगे बढ़ने की उम्मीद है। बात रामनगरी अयोध्या की करें तो यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच दिख रही है। बीजेपी ने यहाँ महंत ग्रीष्म त्रिपाठी पर दांव आजमाया है, तो सपा की ओर से आशीष पांडे मैदान में है। वहीं कांग्रेस से प्रमिला राजपूत और बीएसपी से राममूर्ति यादव लड़ाई को त्रिकोणी बनाने की कोशिश में है। हालांकि राममय हो चुकी अयोध्या में बीजेपी की लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है। वहीं बात अगर मेरठ नगर निगम की जाए तो सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबले के आसार यही नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया, सपा से सीमा प्रधान और बीएसपी ने हशमत मलिक को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ असली गेम चेंजर मुस्लिम मतदाता होने वाले हैं, जिनका साथ सपा और बीएसपी में से किसी भी प्रत्याशी को मिल गया तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ बड़े चेहरों की पूरी फौज झोंक रखी थी पूरे चुनाव के दौरान। फिर भी मेरठ सीट पर जीत के लिए कौन दल जीतेगा ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। यानी दूसरे चरण के 7 नगर निगमों का गणित इस दफे बेहद उलझा हुआ है। निकाय चुनाव में बीजेपी के मुस्लिम दांव ने विपक्षी दलों को हैरान परेशान कर रखा है, क्योंकि अगर बीजेपी का मुस्लिम दांव इन चुनावों में चल गया तो यकीन मानिए इसका गहरा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा, जहां विपक्ष के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।